डे 3 और असली एडवेंचर शुरू होता है। आज हम निकले हैं लक्सरबाकी होटल से और जा रहे हैं टुवर्ड्स वेस्टफ्योर्ड्स, आइसलैंड का सबसे रिमोट रीजन। लगता है मौसम ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि इस एडवेंचर को और ज़्यादा एडवेंचरस बनाएंगे, इसीलिए कंटिन्यूस बारिश शुरू हो चुकी थी। अगर आप आइसलैंड की weather.is ऐप या वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे पूरे कंट्री के लिए, अगर गेल फोर्स विंड्स हैं या कोई भी एडवर्स वेदर कंडीशंस है जहां भी आप जाने का प्लान कर रहे हैं वहां के लिए। खैर, उस ऐप के बारे में मैं आपको बाद में विस्तार से बताऊंगा। पहले आज का प्लान देख लेते हैं। अगर आप मैप में समझना चाहें कि अभी हम कहाँ हैं और किस तरफ जा रहे हैं तो ये देखिए। सबसे पहला स्टॉप मैंने लिया एर्पस्टाडेर क्रीमरी पे, जो कि आइसलैंड की सबसे फेमस क्रीमरीज में से एक है। उसके बाद अगला स्टॉप था 2 घंटे दूर इस पॉइंट पे, जहाँ पे डिसीजन पॉइंट है बिटवीन गोइंग वेस्ट और नॉर्थ इन दी वेस्टफ्योर्ड्स। यहीं पे लंच स्टॉप भी लिया और इसके बाद रात का स्टे था पैट्रिक्सफ्योर्ड, जो कि इस रीजन का मेजर टाउन है। अब अगर आप रिंग रोड पे नॉर्थ जाते हैं या फिर आप वेस्टफ्योर्ड्स की तरफ जाते हैं तो आपको स्टॉप लेना चाहिए एर्पस्टाडेर क्रीमरी पे। ये आइसलैंड की 2 सबसे फेमस आइसक्रीम क्रीमरीज में से एक है और यहाँ की आइसक्रीम ऑन साइट ही काउज से मिल्क बनाया जाता है, उससे बनाई जाती है और बहुत ही फ्रेश और डिलिशियस है। Really, you must try this ice cream if you come to this part of Iceland. खैर, आगे का रास्ता लंबा था, 2 घंटे कम से कम लगेंगे लंच स्टॉप फ्लोकलंडुर जगह पे पहुंचने में, तो मैं यहाँ से निकल पड़ा। खैर, अब रास्ता लंबा है तो थोड़ा सा यहाँ की वेदर ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। weather.is पे आप जाएंगे तो आप वेबसाइट पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप एक वेदर मैप देख सकते हैं जो पूरे आइसलैंड में करंट कंडीशंस आपको दिखाता है। इसके अलावा कोई अलर्ट्स अगर किसी स्पेसिफिक रीजन के बारे में करंटली एक्टिव हैं तो वो भी ये आपको डिपिक्ट कर देगा। इसमें विंड स्पीड और प्रेजेंटली प्रिवेलिंग कंडीशंस और कोई भी अलर्ट आपको ये दिखा देगा। और बाकी कंट्रीज की तरह इसको इग्नोर मत कीजिए, यहाँ पे वेदर का बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। जैसे जैसे आप आगे देखेंगे कि खराब वेदर रियली खराब वेदर होता है। वैसे तो और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, पर एक और ऐप है road.is, जो कि आपको road.is मोबाइल वेबसाइट पे ले जाएगी और यहाँ पे भी आप वेदर कंडीशंस के साथ साथ रोड कंडीशंस देख सकते हैं। किसी भी आइसलैंड के एक पार्ट में जूम इन कीजिए और जिस रूट को आप लेना चाह रहे हैं उस पर टैप कीजिए और ये आपको वहाँ की कंडीशंस के बारे में डिटेल्स दे देगा। इन्होंने जगह जगह पर रोड कैमरास भी लगा रखे हैं, तो आप अगर पिक्टोरियली देखना चाहें कि फिजिकली क्या कंडीशंस हैं तो वो भी आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे आपको ख़राब मौसम का असली मतलब पता चलेगा। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरह की स्ट्रॉन्ग विंड्स यहाँ पे पॉसिबल हैं और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि इतनी ज़्यादा समर टाइम में डिमांड क्यों है यहाँ आने की, क्योंकि एक्चुअल में सबसे बेस्ट टाइम आइसलैंड विजिट करने का बिफोर दी मिडल ऑफ सितंबर ही है। तो इस ब्रेक वाटर वाले कनेक्टिंग ब्रिज से होकर अगर आप एक पिट स्टॉप लेना चाहते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह मैं आपको दिखाता हूँ। इस पहाड़ी के साथ बना हुआ ये छोटा सा रेस्ट स्टॉप है। यहाँ पे कैफ़े, लंच फैसिलिटीज़ और उसके साथ साथ गिफ्ट शॉप भी है। शायद ये मेरे पूरे आइसलैंड ट्रिप का सबसे सुंदर पिट स्टॉप था। आप चाहें तो इस रेस्टोरेंट या कैफ़े को बेस बनाकर इस पहाड़ी पे चढ़ भी सकते हैं। सामने जो ये माउंटेन है इसका नाम है नेश हितना। बहुत ही सुंदर लोकेशन है और थोड़ा सा वेदर और अच्छा होता, कम विंडी होता तो यहाँ पे और टाइम स्पेंड किया जा सकता था, और टुडे इज नॉट दैट डे। अब यहाँ से आगे 132 किलोमीटर की कोस्टल ड्राइव है जो कि अच्छे वेदर में काफ़ी सीनिक हो सकती है। आज का वेदर उस तरह का नहीं था, काफ़ी स्टॉर्मी था, बारिश काफ़ी तेज़ थी। और अब नेक्स्ट स्टॉप होने वाला था होटल फ्लोकलंडुर, जो कि फ्लोकलंडुर टाउन एक ऐसे इंटरसेक्शन पे है जहां से आप वेस्टफ्योर्ड्स में नॉर्थ या वेस्ट जा सकते हैं।
इस होटल की लोकेशन काफ़ी सीनिक है और सामने एक बहुत सुंदर बे है जिसका व्यू अच्छे वेदर में बहुत ही सुंदर नज़र आता है। खैर, काफ़ी टाइम के बाद एक रेस्ट स्टॉप आपको यहाँ पे मिलेगा और एक डिसेंट ईटिंग ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ यहाँ का जो मेन्यू है, वैसे तो आप आइसलैंडिक फूड भी खा सकते हैं, मगर मोस्ट ट्रैवलर्स यहाँ पे किसी ना किसी टाइप का फास्ट फूड ऑर्डर करना पसंद करेंगे, जैसे कि मैंने किया, ये बर्गर और फ्राइज़। वेस्टफियोर्ड्स रीजन का एक बहुत अच्छा मैप भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और इसके अलावा यहाँ के जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं वो भी बहुत साफ सुथरे और मेंटेन्ड हैं, तो इसको डेफिनेटली एक पिट स्टॉप बनाइए अपने वेस्टफियोर्ड्स रीजन की वेस्टर्न डायरेक्शन एक्सप्लोर करते वक्त। अगर आप समर में यहाँ आते हैं तो आपको बिर्की मिलोर स्विमिंग पूल पे ज़रूर रुकना चाहिए। अभी की रियलिटी कुछ और ही थी। अब मैं आपको एक पागलों जैसी हवा दिखाता हूँ, पागलों जैसी बारिश और हवा। सी के बिल्कुल सामने है बिर्की मिलोर स्विमिंग पूल है ये और हॉट स्प्रिंग है, तो यहाँ तक जाने की कोशिश करके देखता हूँ। और इतनी तेज़ हवा आपने कभी देखी नहीं होगी। ये देखिए, मैं दरवाज़ा खोलने की ट्राई कर रहा हूँ और विंड का फोर्स देखिए, दरवाज़ा मैं खोल नहीं पा रहा हूँ, इतनी फोर्स है विंड में, इतनी तेज़ हवा है, पूरी जान लगा रखी, तब जाके ये दरवाज़ा खुला रह रहा है। अगर मैं दरवाजे को छोड़ूं तो आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, अभी गस्ट आएगा तो मैं छोड़ के दिखाऊंगा। देखिए, इतनी तेज़ हवा है, बिलीव इट और नॉट, ये आपने कभी ऐसी हवा देखी ही नहीं होगी। तो आइए बाहर उतर के देखते हैं कैसा फील होता है ऐसी हवा में। गाड़ी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तो सामने जो है वो है बिर्की मिलोर का स्विमिंग पूल और हॉट स्प्रिंग। तो आइए उधर चल के देखते हैं। मैं इसके बारे में काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था, इसलिए डिस्पाइट इतनी हवा के मैंने सोचा कि मैं आऊँगा ज़रूर। यहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग इतना ज़्यादा नहीं फील हो रहा है, मगर जो है ये विंड चीटर अपना काम कर रहा है, कोलंबिया का है और बहुत ही लाइट वेट है, मगर अंदर विंड नहीं आने देता है। और मैंने इसका बीनी भी पहना हुआ है जो कि काफ़ी वार्म है, अंदर से थर्मली इंसुलेटेड है। हाथों में ठंड लग रही है बिकॉज सी बिल्कुल यही है और उसकी ठंडी हवा स्पीड के साथ हाथों में ठंड लग रही है। खैर, ये देखते हैं कि ये स्विमिंग पूल और चेंजिंग रूम्स कैसे होते हैं। जब मैं इस बिल्डिंग के पास गया तो पता चला कि ये एक्चुअल में स्विमिंग पूल नहीं था, रादर ये कोई एक प्राइवेट शैले या कॉटेज थी। वापस जाते हुए फुल फोर्स विंड का हमारे ऊपर आ रहा है, बारिश भी आ रही है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि कितनी तेज़ है, फेस में बाइट कर रही है, कितनी तेज़ हवा है, पूछिए। पूरा माइटी पावरफुल सी अपनी हवा हमारी तरफ भेज रहा है। ज़्यादा दूर नहीं है, अब पूरी गाड़ी। स्विमिंग पूल के लिए यहीं से रास्ता है, कोशिश करते हैं उधर जाने की, देखते हैं। मैं कैमरा की तरफ देख भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी बूंदें हैं, इतनी तेज़ हैं और चिल्ड हवा है जिसने हाथों को ऑलमोस्ट फ्रीज कर दिया है। देखिए देखिए, इतनी तेज़ हवा है, अपने आप बंद हो रहा है। ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम। क्रेजी 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 विंड और वेदर है। तो अभी मैं ड्राइव करके उधर उस पार्किंग लॉट तक जाता हूँ और देखते हैं वहाँ से नीचे स्विमिंग पूल तक उतर सकते हैं कि नहीं। तो पार्किंग अब सही जगह हो गई है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ये साइन लगा है और इसके साथ से रास्ता है, तो वही स्विमिंग पूल की तरफ जाता है। तो आइए एक बार फिर ब्रेव करते हैं एलिमेंट्स को और चल के देखते हैं। एंड इस बार मैं कैमरा को अपनी तरफ करके रखने की कोशिश करूँगा ताकि हवा के दूसरे डायरेक्शन में, ताकि ये लेंस गंदा ना हो। चलिए। ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग वंस अगेन। Two swimming pools. The first known swimming pool dates from the turn of the last century. This pool is made from turf and stones. It consists of a simple wall across a hot water brook in Muradul. Gravel.
क्यूरियस हूँ ऐसे मौसम में इसका टेम्परेचर देखने का पानी का। तो देखते हैं इसका टेम्परेचर कैसा है। वार्म है, वाटर काफ़ी गर्म है, इतनी ठंड के हिसाब से काफ़ी वार्म है। गर्म नहीं है पर वार्म है। छोटा सा नेचुरल पूल भी बना हुआ है स्विमिंग पूल के अलावा। हाँ, इसका टेम्परेचर ज़्यादा गर्म है। तो वो था व्यू अंदर का। ये स्विमिंग पूल है। तो हमने ऐसे आर्कटिक वेदर को ब्रेव करके ये पूल, नेचुरल पूल, दोनों देख ही लिए। बकेट लिस्ट आइटम चेक्ड। वैसे तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे नहा के रिफ़्रेश हुआ जाएगा, पर मौसम बिल्कुल भी नहाने लायक नहीं है। तो बहुत ही आइडियलिक लोकेशन है अगर वेदर साथ दे तो। Fortunately stopped for a bit, so the camera lens is dry for the moment, so you can see me properly. I'm just kind of walking back to the car and heading towards my next destination, which is that old ship from 1912, which has been deliberately grounded back in 1981, the year I was born. Alright, so we're finally back. What an adventure. And unfortunately, because of the nature of the weather, all of today's attractions, if I go to any more, will be in this fashion. So unfortunately, the weather will not allow us to, do all our activities as we would if the weather was nice. यहाँ के इस मुश्किल माउंटेन पास के टॉप पर आपको ये स्टैक्ड स्टोन्स का स्टैचू मिलेगा, और कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कोई भी मुश्किल स्ट्रेच ऑफ रोड बनाने के बाद एक ऐसा स्टैचू बना देते हैं जो कि आपकी रक्षा करता है उस पास को क्रॉस करते वक्त। यहाँ से थोड़ी ही आगे जाकर आपको नज़र आ जाएगा एक डिटोर लेने के बाद ये शिप, जो कि 1912 में बना था और 1981 में जानबूझ के रन अग्राउंड कर दिया गया था ताकि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सके, सब लोग इसको एक्सप्लोर कर सकें, और इसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय एक आइकॉन या फिर एक लैंडमार्क की तरह बना के यहाँ पे रख दिया गया है। तो पिछले 40 सालों से ये इसी बीच पे स्थित है। तो मुझे इस शिपरेक पे आने का बहुत शौक था। ये नहीं पता था कि जब मैं यहाँ आऊँगा तो इतनी बारिश, इतनी आंधी होगी। तो इस पे मतलब इसके आसपास चलना तो मुश्किल लग रहा है, मगर देखते हैं, या तो हिम्मत करके एक छोटा सा वीडियो बना के देखते हैं। जैसे उस स्विमिंग पूल देखा था उसी तरह से चलकर इसको भी देखा जाए थोड़ा करीब से। एक बार इसको टच ज़रूर करके आऊँगा। तो हिम्मत करते हैं और चलते हैं। पहले गाड़ी को इस तरह खड़ा किया जाए कि गाड़ी के अंदर बारिश ना घुसे और गाड़ी का दरवाज़ा विंड में फटे नहीं। तो आइए साथ में चलते हैं। BA-64 गद्दार शिप में, oldest steel ship in England, oldest steel ship in Iceland. Gardar BA-64 was built in 1912, beached here in 1981. After 69 years and
basically not to enter the ship because of risk of injury. So here goes. Here's another bucket list item for me. It's my touch to Gardar BA64. This kind of a hailstorm. That was my tour of Gardar BA64 and another bucket list item checked. Visiting Gardar BA64 in a hailstorm. तो आज के ख़राब मौसम में जितनी भी चीज़ें मैं देख सकता था मैंने देख ली। अब सिर्फ फोकस था होटल पहुंचने पे, और वो यहाँ के टाउन पैट्रिक्स फ्योर्डोर में है, या यूं कहिए कि पैट्रिक्स फ्योर्डोर विलेज, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 700 इन्हेबिटेंट्स हैं। मगर फिर भी यहाँ पे 2 अच्छे होटल्स हैं स्टे के लिए। एक तो फॉस होटल्स चेन का होटल है जो कि काफ़ी महंगा है, और दूसरा है होटल वेस्ट जिसकी लोकेशन बहुत ही पिक्चरेस्क है और रेट्स भी रीजनेबल हैं। तो अभी हम वापस से मेन रास्ते में जुड़ रहे हैं, पर इसी रास्ते पे कल फिर हम वापस जाएंगे क्योंकि एक म्यूज़ियम है जो इस रास्ते पे पड़ता है और उसके लिए फिर से गरदार BA64 को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस छोटे से पैट्रिक्स फ्योर्डोर विलेज में हम आ गए और आपको पेट्रोल पंप से लेकर सुपरमार्केट से लेकर जो भी डेली नीड्स हैं यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगी। ये फॉस होटल का होटल है जो कि काफ़ी महंगा है, और मेरा स्टे आज का था होटल वेस्ट में। इस होटल की खासियत ये है कि ये सी साइड पे बना हुआ है और रोड के बाद सीधा ओपन सी है। इनफैक्ट जो रूम मुझे दिया गया था वहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू सी की मिल जाती है। अब वैसे तो ये कमरा काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा है और व्यू भी बहुत कमाल का है, मगर मैंने इस कमरे के मोर देन 10,000 रुपीज़ दिए थे और उस हिसाब से ये एक क्लोजेट ही है। ये बिल्कुल रिसेप्शन के साथ में था और बाहर के वर्कर्स की आवाज़ यहाँ पे अंदर आराम से आ जाती थी, और एक छोटा सा स्लाइडिंग डोर था जिसके बाद एक छोटा सा वॉशरूम है। तो अगर ये व्यू ना होती तो शायद ये रूम मैं एक्सेप्ट नहीं करता। खैर कुछ घंटों की बात थी, इसलिए मैंने इसे एक्सेप्ट किया और इस व्यू को एंजॉय किया। यहाँ के सी में फिश फार्म्स भी बने हुए हैं, तो इसका मतलब काफ़ी सारी शिपिंग ट्रैफिक भी आप इसी होटल की विंडोज में से देख सकते हैं। रात का डिनर उस होटल में कुछ खास नहीं था और फॉस होटल का मेन्यू बहुत महंगा था, इसलिए मैं एक N1 पेट्रोल पंप पे गया और सरप्राइजिंगली आइसलैंड का सबसे टेस्टीएस्ट मील मुझे यहाँ पे मिला। ये देखिए, कुछ रोस्ट चिकन विद वेजिटेबल्स, और उसको इतनी अच्छी तरह बनाया गया था कि मैं बहुत ही सेटिस्फाई होके गया। इस छोटे से गांव में एक क्वाइट से कमरे में इस सी को देखते देखते दिन ढलता गया और मुझे धीरे धीरे नींद आ गई। अब वैसे तो इसी एपिसोड में आपको डिन्जांडी फॉल्स और बहुत कुछ दिखाना चाह रहा था, मगर इतना कुछ है आइसलैंड में और वेस्ट फ्योर्ड्स में भी कि 3 दिन भी कम पड़ते हैं, तो इसलिए डिन्जांडी फॉल्स और एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन बिसाइड्स यहाँ का कैपिटल सिटी इसाफ्योर्डोर अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में।